जितने भी बहुत सारे अदर एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होती हैं, आपके IBPS SO की एग्जाम होती है, जुडिशरी की एग्जाम होती है सर, उसके ओवर आपके मतलब MP ADPO बच्चे ये इस एग्जाम को क्यों टारगेट करते हैं? सिर्फ इसी एग्जाम को बाकी एग्जाम के बदले क्यों प्रायोरिटी रखी जाती है? MP ADPO की एग्जाम का एक पैटर्न क्या है? क्या ये पैटर्न किस तरीके से एग्जाम MPPSC कराता है और ये सही में भी डिफिकल्ट है या सच में ये डिफिकल्ट लेवल रहता है? अब अगर कोई सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहा है और वो सोचेगा कि सिविल जज प्रिपरेशन करके ADPO हम टारगेट कर ले, तो नो डाउट आप करिए टारगेट, बट आपको उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी अलग है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाएं, वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हम उस स्किल को एनहांस करें। जुडिशरी एस्पिरेंट जो MP ADPO को टारगेट करके उनके दिमाग में एक मिथ है, वो मिथ ये है कि जुडिशरी एग्जाम से MP ADPO की एग्जाम क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, वो आप थोड़ा बता सकते हैं बच्चों को? बिल्कुल सर, देखिए अगर आप सिविल जज टारगेट किए हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए कई बार मैंने ये भी सुना है कि ADPO एग्ज़ाम थोड़ी सी इजी है। देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी एग्ज़ाम को छोटा बड़ा नहीं बोल सकते जब तक आप उसको क्रैक ना करें। आपको राइट नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र जय आज आपके साथ फिर जुड़ चुका हूं आपके अपने चैनल जुडिशरी गोल्ड पे। और आज ये जो सेशन है, आज जो सेशन आने वाला है और आज जो पॉडकास्ट होने वाला है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शायद एक बहुत अच्छी बात लेके आ रहा है। दैट इज कि आपके MP ADPO के या बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके बहुत सारे मिथ्स या कुछ चैलेंजेस या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो शायद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और बहुत सारे मिथ होते हैं जो शायद किसी MP ADPO बच्चों के दिमाग में रहते हैं। और सबसे पहले सवाल ये भी बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर ये ADPO होता क्या है? ADPO एग्जाम, वैसे मैं आपको एक या दो लाइन में बता दूं तो ADPO कौन होता है? ADPO एक ऐसा प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की एग्जाम होती है जो MP में MPPSC कंडक्ट कराता है। और MPPSC प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम कंडक्ट कराता है। वहां पर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर करते क्या है, अभियोजन जो हमारे अधिकारी करते क्या है, ये लोग राज्य को, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिमिनल केसेस में, दांडिक मामलों में। उसी के साथ आज MP ADPO के जितने भी बच्चे जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके क्या मिथ होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, तो आज अपन डिस्कस करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज पॉडकास्ट में, हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय सर। अक्षय सर, थैंक यू सो मच, आप जुडिशरी गोल्ड चैनल पे आए और जो बच्चों के बहुत सारे मिथ्स हैं या चैलेंजेस हैं, वो जो शायद बहुत सारे बच्चों के कंसर्न्स हैं, उनको आज हम एड्रेस करने वाले हैं आपके थ्रू। तो सर, पहला एक सवाल जो शायद बहुत सारे बच्चों का रहता है MP ADPO एस्पिरेंट्स का, कि सर जितने भी बहुत सारे अदर एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होती हैं, आपके IBPS SO की एग्जाम होती है, जुडिशरी की एग्जाम होती है सर, उसके ओवर आपके मतलब MP ADPO बच्चे ये इस एग्जाम को क्यों टारगेट करते हैं? सिर्फ इसी एग्जाम को बाकी एग्जाम के बदले क्यों प्रायोरिटी रखी जाती है? ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जय सर, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। देखिए आपने जो सवाल पूछा है ADPO को लेकर कि चूज़ करना चाहिए अदर लीगल ऑफिसर, ये तो नहीं कहूँगा चूज़ करना चाहिए, बट अगर हाँ चूज़ कर लिया है तो बेनिफिट मैं आपको बताऊँगा। बेनिफिट जैसे यहाँ पर आपके लिए एक कोर्ट रूम एक्सपोजर बहुत अच्छा है अगर आप लिटिगेशन प्लान कर रहे हैं। दूसरा, एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, सैलरी अलाउंसेस पर्क्स ये अच्छा है। साथ ही स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। जैसे अगर हम कंपेयर करें सिविल जजेस तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं है। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, एक मतलब मानना, कि ये हायर जुडिशरी के लिए एक रूट, एक रास्ता बन सकता है आपके लिए, कि आप अगर कोई व्यक्ति ADJ प्लान कर रहा है तो ADPO के थ्रू भी प्रैक्टिस लेकर सर्विस में रहकर हायर जुडिशरी टारगेट कर सकते हैं। बच्चों के मन में सर, वैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई है, पर बच्चों के मन में डाउट नहीं, मैं तो कहूँगा शायद जहाँ तक कि मैं जान रहा हूँ, बच्चों के मन में मिथ तो बहुत है इस बात का कि क्या ADPO के थ्रू आप हायर जुडिशरी की एग्जाम तक पहुँच सकते हैं। तो सर ने बहुत एक अच्छी बात बताई है जो कि आप सबको नोट करना चाहिए कि अगर आप ADPO की एग्जाम दे रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि जज बनना अभी भी आपका सपना है, तो आप बिल्कुल हायर जुडिशरी को अगर टारगेट करते हैं या वहां पर अगर जाना चाहते हैं तो आप ADPO के थ्रू बिल्कुल जा सकते हैं। सर थैंक यू सो मच कि आपने पहला मिथ तो तोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत रियल मिथ है सर। मतलब ये बात तो बच्चे मुझसे आए दिन पूछते रहते हैं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात थी। सर दूसरा सवाल जो शायद बच्चों का बहुत ज्यादा रहता है, वो फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, वो ये है कि सर
ये एमपीएडीपीयू की एग्जाम का एक पैटर्न क्या है, क्या ये पैटर्न किस तरीके से एग्जाम एमपीपीएससी कराता है, और ये सही में भी डिफिकल्ट है या सच में ये डिफिकल्ट लेवल रहता है कि मतलब बच्चों को किस तरीके से अप्रोच है, एक डिफिकल्ट लेवल कैसा, क्या मतलब क्या लेवल रहता है सर? देखो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ है जी। हर गवर्नमेंट एग्जाम टफ है। आप अगर पर्टिकुलर एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो इसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है। जैसे बोलते हैं दिशाहीन जो अगर तैयारी है तो या बेसलेस है वो, तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पहले उसके बारे में जानिए, एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है आपसे, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली डील करिए। जैसे एडीपीओ जैसे आपने कहा, तो एडीपीओ में जो पैटर्न हमने देखा है यहाँ पर, तो एडीपीओ एग्जाम में आप बिना डायरेक्ट कमांड किए क्रैक नहीं कर पाएंगे एग्जाम को। आप बिना इंडेक्स मार्क किए, बिना पर्टिकुलर सेक्शन क्लॉज, केस लॉज, लैंडमार्क केसेस के थ्रू इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, जो डिमांड है, पीएससी जिस तरह से पैटर्न सेट करता है उसका अलग है। अब अगर कोई सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहा है और सोचेगा कि सिविल जज प्रिपरेशन करके एडीपीओ हम टारगेट कर ले, तो नो डाउट आप करिए टारगेट, बट आपको उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी अलग है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाएं, वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हम उस स्किल को एनहांस करें। ओके ओके, बेटर। तो सर मतलब एक मिथ और आपने तोड़ दिया कि मतलब भैया एमपीएडीपीयू के एग्जाम अगर आप कर रहे हो या उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल आप जो है उसको उतनी ही डिफिकल्टी और अच्छे लेवल से समझो, क्योंकि वो एग्जाम का लेवल भी अच्छा होता है और वहां पर बच्चों को भी टारगेट करना चाहिए। ठीक बात है सर। तो सर एक और क्वेश्चन, एक और प्रश्न जो बच्चों के बहुत ज्यादा एक मिथ ही आप मैं मान सकता हूँ कि जैसे अभी 3 years ऑफ प्रैक्टिस रूलिंग आपको पता है कि सर 2022 आई गेस, तब के बाद एमपीसीजे एग्जाम तो नहीं आई है। एमपीसीजे एग्जाम नहीं आई है तो उसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान ही है जो शायद थोड़ा सा मेंटेन करके चल रहे हैं, वही एग्जाम थोड़ा सा एमपी सिविल जज की बहुत प्रॉपर कंडक्ट कर रहे हैं। एमपीसीजे तो नहीं हो पा रही है, पर सीजे अदर स्टेट में तो ठीक हो रही है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़। उसके बाद शायद वहां पर भी आना बंद हो गया क्योंकि 3 years ऑफ प्रैक्टिस 3 साल से 4 साल से एक थोड़ा सा टल रहा है, और जुडिशरी की एग्जाम टल रहा है, तो शायद जुडिशियल एस्पिरेंट्स सब के सब एमपीएडीपीयू के एग्जाम्स को टारगेट करने लग गए हैं या एडीपीयू एग्जाम्स में आने लग गए हैं। तो सर मैं शायद जो जानना चाहता हूं आपसे भी बच्चों के माध्यम से, वो ये है कि ये जुडिशरी एस्पिरेंट जो एमपीएडीपीयू को टारगेट करके, उनके दिमाग में एक मिथ है, वो मिथ ये है कि जुडिशरी एग्जाम से एमपीएडीपीयू के एग्जाम क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, वो आप थोड़ा बता सकते हैं बच्चों को? बिल्कुल सर। देखो, अगर आप सिविल जज टारगेट किए हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए कई बार मैंने ये भी सुना है कि एडीपीयू एग्ज़ाम थोड़ी सी इजी है। देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी एग्ज़ाम को छोटा बड़ा नहीं बोल सकते जब तक आप उसको क्रैक ना करें। आपको राइट नहीं है पॉइंट कहने का। पॉइंट। तो हर एग्ज़ाम के एक अलग प्रोज एंड कॉन्स है, अलग स्ट्रैटेजी है। तो अगर जुडिशरी में देखिए, मैंने फील किया कि जुडिशरी एग्ज़ाम में जैसे प्रीलिम्स आप डायरेक्ट इंडेक्स इन डेप्थ प्रिपरेशन करिए, मेंस आंसर राइटिंग में जजमेंट राइटिंग ये सब पार्ट होता है आपका, देन इंटरव्यू। तो प्रिपरेशन अलग है। प्रॉब्लम आती है जब हम जंप करते हैं अदर एग्जाम में अडॉप्ट करने के लिए उस एग्ज़ाम को। तो यहाँ पर अगर सीजे से अगर कंपैरिजन करें हम यहाँ पर, तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल आपको उस तरह से अडॉप्ट करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर सिविल जज या अदर एग्जाम्स को देखेंगे तो मैंने फील किया है कि इन पर्टिकुलर जुडिशरी एग्जाम में इंटरव्यू फिर भी अथॉरिटी कंट्रोल में है, बट पीएससी में मैंने ऑब्जर्व किया, शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ये एडीपी एग्जाम में आप ये कर सकते हैं कि अगर एक सिंगल डे एग्जाम है, मतलब अगर इसको और बारीकी से मैं बताऊं आपको, तो उस 2 घंटे, तो मेनली अगर आप उस ड्यूरेशन में अगर आपने क्रैक कर लिया, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर आपने परफॉर्म कर लिया और एक बहुत अच्छे स्कोर कर लिया, तो इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स तो है नहीं, तो आप उस सिंगल डे ही आपने डिसाइड कर लिया अपना सिलेक्शन। बट ऐसा जुडिशरी में नहीं है। आप प्री में परफॉर्म करिए, पॉइंट है सर, मेंस में परफॉर्म करिए, मेरिट लाइए, बट इंटरव्यू यू हैव टू डिपेंड एक मिनिमम क्राइटेरिया जो मार्क्स है, बट एडीपीयू में नहीं है। तो कह सकते हैं कि सब एग्जाम का पैटर्न अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है, बट एडीपीयू आपके कंट्रोल में है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन शायद कोई नहीं छीन सकता है।
तो शायद ये बातें जो नोट अभी की गई हैं वो बात आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कि क्या क्या आप मिस्टेक्स ना करें ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, तो शायद एग्जाम के आप बहुत ज़्यादा करीब आ सकते हैं। तो सर एक और सवाल जो शायद मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ, बच्चों के माध्यम से तो आए तो बहुत अच्छी बात है, पर शायद मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि MPPSC या अदर संस्थाएं क्या कर देती हैं, एक छोटा सा ये काम कर देती है, कमीशन क्या कर देती है कि पहले वैकेंसी बता देती है कम और डेट देती है एग्जामिनेशन की, जैसे 18 अक्टूबर है और पहले वैकेंसी दी है सिर्फ 17, तो बच्चा नहीं पढ़ रहा था क्योंकि डिमोटिवेटेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शायद हेजिटेट कर रहा था, अदर एग्जाम्स में अदर करियर ऑप्शंस पे फोकस कर रहा था। बट सडनली 3 महीने पहले 18 अक्टूबर से 3 महीने पहले इन्होंने क्या कर दिया, एकदम से वैकेंसीज बढ़ा दी, 107 वैकेंसीज कर दी टोटल, इन टोटल 90 वैकेंसीज बढ़ा के। अब सर मेरा सवाल ये है कि बच्चों के पास अब कितना है, 3 महीना, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना है। अब ये 3 महीने में क्या एक्चुअली में बच्चा, कोई बिगिनर, मैं बात कर रहा हूं उस बिगिनर की जो शायद बैरेट जिसकी बहुत फ्रेश होती है, अच्छी अच्छी खुशबू आती है बैरेट से, वो वाले बच्चे की बात कर रहा हूं। तो सर वो बैरेट वाला बच्चा जो बिगिनर है, क्या वो ये 3 महीने में ऐसी एग्जाम को क्रैक कर सकता है सडनली? जी बिल्कुल। देखिए जैसा आपने कहा कि PSC चेंजेस करता रहता है, हाँ। पर मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि अगर आप सोए हुए थे और अचानक जागे हैं, तो देखिए कहावत है कि जब जागो तब सवेरा। बिल्कुल सही वो तो बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जो लगातार अपनी प्रिपरेशन से लगे हुए थे, उनको एडवांटेज तो मिलना है, एडवांटेज तो है, जिन्होंने फ्लो नहीं तोड़ा। करेक्ट। नेगेटिव होने के 10 रीज़न मिल जाएंगे आपको। मतलब अगर मैं कहूँ आपको या स्टूडेंट को कहूँ, नेगेटिविटी हर जगह है, आप किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं नेगेटिविटी, बट पॉजिटिविटी में मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा सोचना हो तो आप दिन का कोई थॉट ले लेंगे तो उसको लेकर दिन भर नेगेटिव हो सकते हैं, आपकी चॉइस है वो, पॉइंट है सर। बट मैं कहूँगा कि नेगेटिव होने का भी टाइम नहीं है अब आपके पास। तो मेनली अगर आपके पास 3 साढ़े 3 महीना है तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। मैंने कहा जैसे जब जागो तब सवेरे, तो जागना ज़रूरी है, अब जाग जाओ अगर अभी तक नहीं जागे, प्रिपरेशन करो। लॉ पर कमांड है, बहुत ज़्यादा ऐसा टेक्निकल नहीं है कि यहाँ पर मेंस आपको लिखना पड़ेगा। अल्टीमेटली लॉ पूछेंगे आपसे, अलग अलग तरीके से इन डेप्थ पूछ सकते हैं या बेसिक पूछ सकते हैं। पेपर तो खैर बेसिक ही रहा अभी तक का, बट इन डेप्थ की भी रेडी रहिए आप। बट आएगा तो प्रिलिमिनरी फॉर्म में, कहने का मतलब आएगा तो MCQ फॉर्म में, 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। अब वो आपकी कला है कि आप कितने लीगल रीजनिंग के थ्रू उसको एलिमिनेट कर पाएँ या अटेम्प्ट कर पाएँ, उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। जैसे मैंने रिपीट किया आपको कि जैसा पैटर्न वैसा अपने आप को अडॉप्ट करना होगा, तो आप जल्दी से अडॉप्ट कर लीजिए अपने आप को। मन में लालच भी आएगा, मन में ईगो भी आएगा कि मैं जुडिशरी एस्पिरेंट हूँ या मैं ऐसा हूँ, मैं इन डेप्थ ही पढ़ूंगा। नहीं, मैं फिर कहा कि PSC कमीशन आपका या ADP जो पैटर्न है, अथॉरिटी, एग्जामिनर अथॉरिटी, ये अडॉप्ट नहीं करेंगे आपके हिसाब से, आपको अडॉप्ट करना होगा। तो आप उस हिसाब से माइंडसेट बना लीजिए। अगर जितना जल्दी माइंडसेट आप बना लेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने डायरेक्शन की तरफ, अपने जो गोल की तरफ है, ये आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आपको साल भर में मिल जाए तो भी ऐसा नहीं कि आप उसको क्रैक कर लें। और 17 सीट थी पहले, तो सीट तो एक ही चाहिए आपको, तो आप दोनों पहलू के लिए रेडी रहा करिए। 17 से 150 सीट कर दें या 17 से 10 भी सीट हो सकती है, पर आपकी तो अपनी सीट चाहिए। प्रिपरेशन आप नहीं करिए, कंपटीशन तो हमेशा रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि कंपटीशन किसी फील्ड में है कि हर फील्ड में है, फॉर्म भी अगर आप देखेंगे, आपने कहा इतने लोग आ चुके हैं इंक्लाइंड AD पे, 30 से 40 हज़ार शायद फॉर्म फिल किए गए हैं इस बार, न्यूज़पेपर में भी आया था। तो ठीक है, छोड़िए उसको, आपको अपना सिंगल डे परफॉर्म करना है उस पर्टिकुलर डे पे। आप ये सोचिए कि आपका लॉ का पार्ट रहेगा और GK का पार्ट रहेगा, आपके सामने MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसको अकॉर्डिंगली जो प्रिपरेशन करेंगे आप 3 साढ़े 3 में दीजिए, गो फॉर इट। आपको ये सवाल नहीं आने चाहिए क्या होगा नहीं होगा, मतलब सोचते रहिए साल भर सिलेक्शन होगा नहीं, आप भी, आपका समय नहीं इतना, आप प्रिपरेशन करिए, देखा जाएगा, ट्रस्ट द प्रोसेस मेनली। तो यहाँ पर आप उस हिसाब से अपने आप को ढालिए। ये नहीं कि CJ है तो मैं BNSS 1 महीना पढ़ूंगा, क्यों पढ़ेंगे? सही बात है, मतलब मेनली पॉइंट है, 5 से 6 नंबर का अगर आता है BNSS तो आप क्यों पढ़ेंगे उसको? अभी आपको एग्जाम क्रैक करनी, नंबर्स मैटर करेंगे। मतलब कहने का मतलब है अगर BNSS में आपको इन्वेस्टिगेशन कॉन्सेप्ट इन डेप्थ पता भी है, आप उसके मतलब ज्ञाता भी हैं, आप PhD कर सकते हैं उस टॉपिक पर, बट एग्जाम क्रैक नहीं होगा।
नंबर्स बोलते हैं एडीपीओ में। तो आपका अगर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है जिसने उसको इन्वेस्टिंग नाम पता भी नहीं लेकिन 173 मार्क करके आ गया हो, तो नंबर तो उसी के आएंगे। नंबर तो उसी के। तो अल्टीमेटली आपको उस अकॉर्डिंग आप डील करना होगा, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। तो मेनली जो कुछ जैसा आपने कहा कि क्या करे बिगिनर, आप शुरू करिए बैरेट से। मैं एक तरीका बताता हूँ आपको कि आप बैरेट के इंडेक्स प्रिंट कराइए, पॉइंट सिंगल साइड कराइए A4 साइज, और उस बैरेट इंडेक्स का सामने क्वेश्चन लिखिए एसेंशियल्स। जैसे इंडेक्स में ये नहीं कि सिर्फ हेडिंग आती है सेक्शन की, इंडेक्स का मेरा मतलब ये है कि पर्टिकुलर सेक्शन की हेडिंग प्लस कोई एग्जाम उसमें कोई अथॉरिटी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या है अपील का, ये सब चीजें आप उसमें शामिल करिए। पीछे जो ब्लैंक है उसमें डेफिनेशन क्लॉज, केस लॉ लिख सकते हैं, और वही नोट्स बन जाएंगे अब आपके। अब आपका जितना भी समय नहीं कि आप नोट्स प्रिपेयर करें, 3-3.5 महीने में आपको 32 लॉ सब्जेक्ट जीके जीएस करना है, तो आप इस हिसाब से प्रिपेयर करिए और बचा हुआ टाइम आप जीके जीएस में दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप रिवाइज करिए। मतलब जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का भी फॉर्मेट है T20, टेस्ट क्रिकेट और वनडे इंटरनेशनल। तो यहाँ पर अगर आप टेस्ट क्रिकेट सोचते हैं तो T20 नहीं कर पाएंगे, T20 टेस्ट क्रिकेट नहीं कर पाएंगे, तो अडॉप्ट करिए उस हिसाब से। तो मतलब आप ये बात कितनी शानदार है, आपको ये बात नोट करनी चाहिए कि जिस तरीके की एग्जाम, जैसे आप MP ADPO एज अ बिगनर सोच रहे हैं, तो आपको MP ADPO की स्ट्रैटेजी क्या है, पहले क्या पूछा जाता था या किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या बिगनर को अडॉप्ट करना चाहिए, वो बात आप प्लीज़ नोट करना। और बैरेक पे कमांड, और बैरेक पे ही कमांड के साथ साथ वहीं पर नोट्स बना लेंगे, तो शायद आपका MP ADPO का जो सपना है उसके आप और करीब आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सर, ये तो शानदार ही बात थी जहाँ पर शायद बिगनर कनेक्ट कर पाएंगे। सर जो मेरा नेक्स्ट सवाल था वो ये था, MP ADPO एग्जाम, ADPO की एग्जाम में 32 लॉ सब्जेक्ट, 32 लॉ सब्जेक्ट्स, 32 लॉ सब्जेक्ट्स में से 4 मेजर जैसे BNS, BNSS, BSA और कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी 27 माइनर लॉस। 27 माइनर लॉस में से भी जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर यान अधिनियम हो गया, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट हो गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम हो गया, PCPNDT एक्ट हो गया। सर 27 माइनर लॉस और साथ साथ में जीके जीएस का भी लोड, तो बच्चे को क्या सब्जेक्ट पे आने वाले 3 महीने बच रहे हैं, 2 महीने बच रहे हैं, मैं तो ये मान के चल रहा हूं, कौन से सब्जेक्ट्स पे मेजर फोकस करना चाहिए कि हाँ आप शायद एग्जाम के बहुत ज्यादा करीब, या आप ये 2 महीने में 80% आप काम कर देंगे अगर आप ये कानून पढ़ लेंगे, ये बैरेक को आप कमांड कर लेंगे। ठीक, देखिए जैसे मैंने कहा कि 32 लॉ सब्जेक्ट और जीके जीएस है, तो सबसे पहला जो मैंने यूज़ किया था कि जीके जीएस प्रायोरिटी, तो जीके जीएस तो आप डेली बना लो उसको शेड्यूल में। जीके जीएस आपको डेली पढ़ना है टिल योर एग्ज़ाम। और लॉस के आप कैटेगरी बना लीजिए। जैसे आप खुद सोचिए, मैं एज अ लेमैन आपको बताऊं तो कोई भी एग्ज़ाम अथॉरिटी हो, आप सोचिए कि अगर आप खुद पेपर सेट कर रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे किसी एस्पिरेंट से। जैसा मेरा मानना है कि 3 नए क्रिमिनल लॉस, आज आप चाहे जुडिशरी एग्जाम देख लीजिए या कोई अदर लॉ ऑफिसर देख लीजिए या कोई भी AP ADPO, यहाँ पर हर एग्जाम अथॉरिटी चाहेगी कि अब जो नए लॉस चेंज हो गए, और उस बात को भी 3 साल से ऊपर हो चुका है। तो यहाँ पर हर एग्जाम अथॉरिटी चाहिए कि अब जो आने वाला जो एस्पिरेंट है, कैंडिडेट है, वो तीनों जो क्रिमिनल लॉज है, नए लॉज है, इस पर कमांड करे। पॉइंट। तो उस हिसाब से उम्मीद कर सकते हैं 3 क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। दूसरा, आप सोचिए आपकी वर्किंग ADPO है, तो आप देखिए, रिसर्च करिए कि प्रैक्टिकली कौन सा सब्जेक्ट आप डील करते हैं। जैसे वुमेन वाले इशू में रहते हैं, वुमेन वाले सब्जेक्ट आप सारे एक ग्रुपिंग बना लीजिए, वुमेन और चाइल्ड वाले, 3 क्रिमिनल लॉस और वुमेन और चाइल्ड वाले। देन कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं यूज में आते हैं, मोटर व्हीकल है, NDPS है, IT है, ठीक है। आपका सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब यूज आया ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूछा जाता है हर जगह, इसको पहले प्रायोरिटी दीजिए। देन आप ये नहीं कि इनको ही पढ़ना है बस, उसके बाद फिर अदर्स कैटेगरी में माइनस देख लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे आपका पेपर आना है, क्वेश्चन आने हैं टोटल 100 मार्क्स, बस 100 क्वेश्चन आना है, मतलब 300 मार्क्स, बट क्वेश्चन 100 है और 32 सब्जेक्ट है। आप उसको डिवाइड भी करेंगे तो एक पर्टिकुलर एक्ट है 2-3 नंबर का, बट ऐसा होता नहीं है। यूनिट वाइज देखा गया है कि पोर्शन पूछे गए। हो सकता है कि MP के लोकल्स जो बिल्कुल है उसमें एक आध सवाल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट IT एक्ट जो है उसमें 4 नंबर का सवाल आया था, फिर 4 क्वेश्चन आए थे। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन 10 सेक्शन है उसमें, अगर बहुत मतलब 10-12 सेक्शन मिलेंगे आप वुमेन वाले, बट उसमें भी 3-4 नंबर के सवाल आए। CRPC जो था पुराना, जब ADP में CRPC था उस समय लास्ट में, उसमें 4 से 5 सवाल आए। तो आप ये नहीं कर सकते कि 500 सेक्शन तो
15 सवाल आ जाएंगे। अभी नहीं कहते 10 सेक्शन तो एक भी सवाल ले आएगा, नहीं, आप एक्ट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस दीजिए। कौन सा है? तो पहला मैंने कैटेगरी बताई जीके जीएस। दूसरा, आप तीनों क्रिमिनल लॉस पे कमांड करिए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट किया जाएगा और आगे भी काम आना है। प्लस वुमेन चाइल्ड वाले लॉस, ये आप थोड़ा सा देखिए, और अदर में जो टेक्निकल सब्जेक्ट, और फिर सारे माइनर्स, उसको छोड़ना नहीं है, उनको भी देखना है। ओके, एक दो नंबर है, लेकिन कहीं ना कहीं वेटेज तो सभी का है, फिर आप इस तरह से प्रायोरिटी बनाइए उसको। ओके ओके। तो मतलब इस बात से आप थोड़ा नोट करके अपने रॉ नोट्स बना सकते हैं कि आपको किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और आपको सब्जेक्ट्स की कैटेगरी बना के पढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप 3 महीने में आप अपने एग्जाम के और करीब आ सकते हैं। सर बहुत ही बढ़िया बात थी ये, तो एक्चुअली में बच्चों को ये बात नोट भी करना चाहिए। सर मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो एक शायद बहुत ही अच्छे मुहावरे पे बेस्ड है, या एक छोटे से वर्ड पे बेस्ड है कि प्रैक्टिस मेक्स मेंस परफेक्ट। भाई मैन या कोई भी आदमी होता है, उसको अभ्यास ही है जो परफेक्ट बनाता है, ठीक बात है। तो सर अब सवाल मेरा ये है कि जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए कि कोई भी फुटबॉल खेल रहा है, अब फुटबॉल की उसको पूरी नॉलेज है, लाइक उसको स्किल पता है, ये वो कैसे करना है, कैसे क्या जगलिंग वगलिंग सब कुछ पता है, बट उसके बाद उसको जब तक वो प्रैक्टिस ना करे, प्रैक्टिस के बाद मैदान में उतरने से पहले जितनी प्रैक्टिस कर सकता है उतना ही वो स्किलफुल बन के अपना गोल अचीव कर पाएगा। तो वैसे ही क्या सर एमपीईडीपी में सिर्फ पढ़ाई सफिशिएंट है? सिर्फ पढ़ के 32 बैरक को रट के खत्म कर दो, क्या यही है? इसके अलावा कि मैं एमसीक्यू या मॉक्स तो बाद में लगाता रहूंगा, मैं बाद में देखता रहूंगा, अरे एमसीक्यू बाद में देखेंगे, आखिरी के 5 दिन 10 दिन। एक ये बच्चों का बहुत बड़ा मिथ रहता है, या मुझे लगता है ये बच्चों को ये बात तो शायद ऐसे ही पता होना चाहिए। सर इस बात को आप एड्रेस करिए और बताइए बच्चों को कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। सर देखिए, पहले आपने जो यूज किया, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैन एंड वुमेन, ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि टेस्ट के बिना प्रिपरेशन है। देखिए, नो डाउट एक एस्पिरेंट के माइंड में सवाल आएगा कि मेरे पास तो 3-3.5 महीना है, अब मैं पढूं, नोट्स बनाऊं, रिवाइज करूं, जीके जीएस करूं, टेस्ट लगाऊं, ठीक। बट आपने जो फोकस किया उस पॉइंट पे बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। टेस्ट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर है बहुत ज़रूरी है। ये तो वही बात हो गई कि अगर आप जैसे स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब ओपन करिए और ऐसा देख लीजिए हाथ पैर चलाना, प्रैक्टिकल आप जा ही नहीं पाएंगे उसमें। पॉइंट है सर। तो उसी तरह प्रैक्टिकल हमें देखना भी तो है, एक्सपोजर करना है किस तरीके से। आप नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो बिना मॉक टेस्ट लगाए, बिना टेस्ट दिए आप मत जाइए एग्जाम। मेरी तो एडवाइस ये है, ये आप कैसे मैनेज करिए, बट प्रिपरेशन के साथ साथ आप टेस्ट भी देते रहिए, मॉक्स लगाते जाइए। इससे क्या होगा, 2 बेनिफिट, आपकी मेमोरी क्रिएट होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या होता है, जैसे मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि अगर आप खुद पढ़ रहे हैं सर, तो आपको ऐसा लगता है कि आपसे बन गया वो, आपको आता है वो, बट वो सिंगल मेमोरी क्रिएट हुई। और कभी भी हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो माइंड की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। आज आप घर पे बैठे हैं तो माइंड की एफिशिएंसी 90-95% है, बट जब एग्जाम देने जाएंगे तो वो 60-70% पे आ जाती है। प्रेशर होता है इतने कैंडिडेट को देखकर। उस एफिशिएंसी में अगर आप सोचते हैं कि सिंगल मेमोरी बेस्ड आपको क्लिक हो जाएगा आंसर, नहीं होगा। तो आप मेमोरी क्रिएट करिए। मेमोरी क्रिएट करना मतलब ये, आप जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो क्वेश्चन गलत होते हैं, ज्यादा याद रहते हैं, हमने फील किया है। दूसरा, आपको कोई करेक्ट करता है, कोई आपसे सवाल पूछता है और अगर आप नहीं बता पाते तो वो ज्यादा याद रहता है। तो इस तरीके से आप करिए, तो आपको मॉक से अपना भी एवोल्यूशन भी होगा, आपको पता पड़ेगा किस तरह से आप कितना चल रहे हैं, कितने प्रिपरेशन चल रही, प्लस आपको क्वेश्चन भी याद होते हैं साथ ही। पॉइंट है सर, ये भी पॉइंट है। मतलब ये बात आप बिल्कुल याद रखना कि आपको भैया प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, आपको मॉक्स तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ के सिर्फ थ्योरेटिकल से एग्जाम नहीं क्रैक हो सकता है। कहीं पर होता है ना, कभी बच्चा ये बोलता है, मतलब मैं आप सभी लोगों को ये बात बता दूं कि आप लोग बोलते हो कि यार इतना पढ़ लिया एग्जाम नहीं निकल रहा, क्योंकि हर एक एग्जाम के पीछे पढ़ने के साथ साथ और भी चीज़ें मायने रखती है। जैसे आप डर तो नहीं रहे हैं, जैसे आप प्रैक्टिस में लैग कर रहे हैं क्या, तो आप अगर ये 4 से 5 चीज़ें सर ने बताई, अगर आप वो नोट करके चल रहे हैं तो आप आपके एमपीईडीपी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पास या करीब आ सकते हैं। सर एक और मिथ जो शायद एक बच्चों के या दिमाग में रहता है, बच्चों तो नहीं बोलूँगा मैं, यहाँ पर शायद जो बड़े हो चुके हैं, जो शायद अपनी जिम्मेदारियाँ संभालने लग गए हैं, जैसे मैं बात करूँगा वो बच्चे या वो महिलाएं जो शायद अब चूंकि 3 years ऑफ प्रैक्टिस आ गया है, या वो आ नहीं रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो शायद एज जो है 26, 27, 28 क्रॉस हो रही है, तो एक महिला जो होती हैं वो सब भी ये सोचती है अब तो शादी और बहुत सारी टेंशन्स होती है, करियर कैसे करना है क्या नहीं करना, तो कहीं ना कहीं एडवोकेसी ज्वाइन कर लेते हैं या कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। या फिर मैं बात करूं किसी आदमी की भी या किसी बच्चे की भी, तो वो भी क्या करता है कि मैं कब तक बैठूंगा, 3-3 साल में एग्जाम आ रही है ये वो, तो मैं भी क्या करता हूँ, सीधा सीधा कहाँ पर चला जाता हूँ, कुछ एडवोकेसी
एडवोकेसी या कहीं पर भी कुछ ना कुछ करने लग जाता हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि सर अपने हथियार डाल दे रहे हैं, मतलब कौन, जो काम करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, जैसे एडवोकेसी या वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूं, वो अपने हथियार डाल देते हैं, अरे वैकेंसी बढ़ गई, क्या करेंगे यार पढ़ के, हमें तो अभी काम पर जाना है, 8 घंटे काम करूंगा, 2-4 घंटे में खाना वाना बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा, और 2-3-4 घंटे बच रहे हैं अपनी पढ़ाई के, तो MP ADPO एग्जाम छोड़ो, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो मतलब अपना हथियार डाल देना। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं सर, उनके लिए, भले वो महिला हो या फिर आदमी हो, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं? ये भी एक बहुत मिथ है बच्चों को कि वो प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। देखिए, ये एक मिथ है, बिल्कुल नो डाउट। यहाँ पर जो मतलब सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट है, वो शायद समय की इतनी वैल्यू ना करे जो एक वर्किंग प्रोफेशनल है। मैंने खुद फील किया है ये, कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं प्रिपरेशन के साथ साथ, तो उस समय की अहमियत होगी आपको, चाहे दिन के 3-4 घंटा हो, लेकिन उस 3-4 घंटे में आप 3 घंटे की प्रोडक्टिविटी देंगे, पॉइंट। आपको समय की अहमियत है। बट जो प्रिपरेशन कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्टिव निकल कर आए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पर आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल आपके पास मौका है। आप क्या करिए, आप उस पर्टिकुलर अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाइए। जैसे आपको वीकेंड्स मिल सकता है, वीकेंड्स का आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सैटरडे संडेज, प्लस आप डेली 2-3 घंटा तो मुश्किल से निकाल सकते हैं, उसमें प्रिपेयर करिए। उस 2-3 घंटे में फोकस्ड होकर आप पूरा प्रिपरेशन करिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वर्किंग प्रोफेशनल प्रिपरेशन नहीं हो सकती, समय की इंपॉर्टेंस है, पता है आपको, और उतनी सीरियस नोट पे आप प्रिपरेशन भी करेंगे और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल कर आएगी। तो मेरा मानना है कि वर्किंग प्रोफेशनल हो, उनके लिए भी उतना ही चांस है, अगर ठान लिया है। देखिए, एक कहावत है, कहा जाता है कि लाख आंधियाँ हैं, 1000 तूफान आए, जो फूल खिलना रहता है वो खिल के रहता है। तो अगर आपके नसीब में, आपके प्रिपरेशन में है, तो आप उस पर जा सकते हैं। मतलब मैं सजेस्ट करूँगा, गो फॉर इट। वैसे भी खोने को है नहीं आपके पास, और दूसरा प्रेशर कम रहता है। अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके लिए प्रेशर ये नहीं कि अगर नहीं हुआ तो क्या, क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो चल ही रहा है उसका। तो आप बिना प्रेशर के एग्जाम देंगे, और अल्टीमेटली बिना प्रेशर के एग्जाम बहुत बेहतर रिजल्ट भी देता है, बजाय वो कि जो अनसर्टेनिटी है। तो कई बार नर्वसनेस में हम सिली मिस्टेक करके 10-12 क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो प्रेशर नहीं रहेगा। तो आप उसका एडवांटेज, हर चीज़ के नुकसान फायदे हैं, डिपेंड करेगा आपके माइंडसेट पे कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ। हमने कहा नेगेटिविटी हर जगह से निकल आएगी, ढूंढ लीजिए, पॉजिटिविटी आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप प्रिपरेशन करिए अगर सोच रहे हैं। तो मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स भी है, तो आप अपना टाइम निकालो और अपने आप पर विश्वास करो। सर का ये जो कहना है, अगर अपने ऊपर पर आपको विश्वास है और आत्मविश्वास है कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो टाइम तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको शायद समय की कीमत पता है। सर बहुत ही बढ़िया एडवाइस थी ये तो। सर एक और सवाल जो शायद मन में बच्चों के हैं, या फिर वो बच्चों को कनेक्ट करना चाहता हूँ मैं, वो सारे बच्चे जो बेचारे शायद 12th के बाद या अपने कॉलेज के बाद ये सोच लेते हैं कि यार मेरी तो 60-55% ही बन रही है, मेरी 70% ही बन पा रही है, भाई मैं तो सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना हूं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, भले वो जुडिशरी हो या ADP हो, मैं सरकारी नौकरियों के लिए नहीं बनाऊं, मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए नहीं बनाऊं, क्योंकि कभी मैं पढ़ाई में अच्छा था ही नहीं। दैट मीन्स मैं उन बच्चों की बात करने वाला हूं अभी, या प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं जो एवरेज स्टूडेंट है। सर तो क्या सर कोई एवरेज स्टूडेंट भी इस MP ADPO की एग्जाम को टारगेट कर सकता है, या उसके जो मन में सवाल होते हैं, या वो सर उसमें कैसे कॉन्फिडेंस है कि वो बिल्कुल कर सकता है? सर देखिए, मैं जो अभी स्टेटमेंट देने वाला हूँ, जो आपने वर्ड यूज़ किया एवरेज स्टूडेंट, तो शायद आप जो सुन पा रहे हैं मुझे, या आप शायद एग्री ना करें, बट मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको। मोस्टली एवरेज स्टूडेंट ही देखा गया डेटा कि वो परफॉर्म कर देते हैं। चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट पे देखेंगे, आप साल भर रिकॉर्ड निकालिए, जितने भी टॉपर्स वगैरह हैं वो तो दे रहे हैं, रिजल्ट तो दे ही रहे हैं, बट एवरेज स्टूडेंट भी, अंडरडॉग्स जिसको बोलते हैं, वो कर पा रहा है। तो यहाँ देखिए, जैसे UPSC एग्ज़ाम कराता है, आप देख लीजिए, वहाँ पर बहुत लोग स्टेटस पर डालते हैं अचीवमेंट में, तो किसी के 40%, 50% होते हैं। तो इसका मतलब ये तो है कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड, या आप कितने टैलेंटेड है, कितने इंटेलेक्चुअल हैं, इससे डिपेंड नहीं करेगा। कुछ और है, कुछ तो पॉइंट मिसिंग है, वो है कंसिस्टेंसी। मतलब अगर आप
अपनी प्रिपरेशन, मतलब यहाँ पर देखा गया है कि हार्ड वर्किंग कैंडिडेट, एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट आउट परफॉर्म करता है टैलेंटेड कैंडिडेट को। फैक्ट है। दूसरा, जिस तरीके से जितनी भी इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसका पैटर्न ही ये रहा है कि आपका कॉलेज में कोई भी बैकग्राउंड होगा, आप हो सकता है गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप हो सकता है कितना इंटेलेक्ट है, अच्छी बात है, बट बिना कंसिस्टेंसी के, बिना हार्ड वर्क तो देख सभी कर रहे हैं, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना, उसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं जैसे आज के समय में, उसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट रहकर लगातार, मतलब ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है कि आपने कर दिया, लगातार आपको टिके रहना है। तो देखा गया है कि एवरेज स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं, ये फैक्ट है। अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप डेटा निकालिए, यूपीएससी में जितने भी टॉपर्स है वो खुद डालते हैं अपना रिजल्ट मार्कशीट, यही बताने के लिए कि आपका पास्ट कुछ भी शो नहीं करता है। आप जब प्रिपरेशन करेंगे तब आप परफॉर्म कर सकते हैं। बस सवाल है आपके माइंडसेट का। ये सब बिल्कुल हटा दीजिए कि आप क्या, मतलब कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी विल प्रिवेल ऑलवेज रेदर देन ब्रिलियंसी। ओके, तो इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं कि जितने भी एवरेज स्टूडेंट हैं या अपने आप को माइंडसेट से एवरेज मानते हैं, चूंकि आप हो नहीं, तो आप सब लोग का काम तो हार्डवर्क तो करना ही है, डेडिकेशन भी करना है। जैसा सर ने कहा, हार्डवर्क, डेडिकेशन सब कुछ तो इंपॉर्टेंट है, बट कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। जैसा कि सर बोल रहे हैं कि अगर सफलता चाहिए तो सादृश्यता आपकी एक चाबी है जो आपको बिल्कुल सफलता जो है उसके नज़दीक लेके आ सकती है। तो आप बिल्कुल एमपी एडीपीयू के एग्जाम को फोकस कर सकते हैं। और जैसे कि बताया कि आज ही बिगिनर का भी मैंने यहाँ पर प्रश्न पूछा था, तो आज ही आप आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं और एडीपीयू को उसी पैटर्न के साथ, जिस पैटर्न में सर ने बताया, उस पैटर्न से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर, एक जो शायद ऐसा सवाल जो शायद मैं सोचता हूँ कि बच्चा कर रहा होगा गलती, तो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि सर, एमपी जीके जीएस, अभी 32 लॉ सब्जेक्ट है पढ़ने को, एमपी जीके जीएस या फिर जीके या करंट अफेयर्स, ये आखिरी के 15 दिन में देखेंगे। ये बहुत ही, मतलब मैं वो बात कर रहा हूँ जो शायद 90% बच्चा करता है। अरे आखिरी में देखेंगे जीके जीएस की, जितनी भी प्रिपरेशन करना है या एमपी को पढ़ना है आखिरी में देखेंगे, आखिर के 20 दिन। या फिर एक और छोटा सा सवाल कि एमसीक्यू या मॉक्स तो आखिरी 10 दिन में लगाएंगे, 15 दिन में लगाएंगे। तो सर, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये चीज बच्चों का, ये जो मिथ है ये दिमाग में कि ये करना, क्या ये ठीक है या नहीं? ये भी देखिए, फिर रिजल्ट भी आखिरी में देखेंगे। ये तो बात तो सही बात है सर। देखिए, ऐसा अगर आप अनसर्टेनिटी पर है तो मैं एडवाइस करूंगा अनसर्टेन मत करिए इसको। अभी आपके पास टाइम है, समय है, तो आप एक शेड्यूल बनाइए, कितने घंटे पढ़ना है। आप लगातार एक चीज कर भी नहीं पाएंगे, बट आपको एफिशिएंसी तो देनी है, करेक्ट, प्रोडक्टिविटी देनी है, आपका टाइम यूटिलाइज करना है। तो जितना आपकी माइंड की कैपेसिटी है आप उतना प्रिपरेशन करिए, पढ़िए उसको। देन जब आपको लगेगा यार आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा बीच में ब्रेक लीजिए, वॉक करिए, देन जीके उठाइए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़िए, उसको डिस्कस करिए, किसी को ज़्यादा याद होता है। और फिर जब आपको लगा आज का हो गया, अब क्या करूँ, रील्स चला लूँ, तो रील्स का तो जितना आप स्क्रॉल करेंगे वो टाइम खत्म होता नहीं, उससे अच्छा आप मॉक लगाइए, टेस्ट करिए। और फिर उसके बाद आप खुद फील करेंगे कि आज का दिन कुछ आपने किया है, या अंदर से फील करेंगे, सेटिस्फेक्शन रहेगा। फिर अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, जो करना है, आपको बाहर जाना है, कुछ खाना पीना है, या एंटरटेन पर्पस के लिए जो दोस्तों से मिलना है, बातें करनी है, आप बिल्कुल वो करिए, क्योंकि ये मैराथन है। आपको मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन के एग्जाम है आप 2 दिन में पढ़कर करवाएंगे, तो आपको लगातार टिके रहना है। अगर आप 1 साल से लगे हुए एडीपी में, तो आपको 1 साल की जर्नी है ये। अगर आप आज शुरुआत करें तो 3 साढ़े 3 महीने ही बहुत है। कंसिस्टेंसी अगर आप डेली देंगे, प्रोडक्टिविटी निकल कर आना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर जो आपने सवाल पूछा इसको लेकर, तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन करिए वैसा, और टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसा नहीं कि आखिरी के 15 दिन में देख लेंगे, देखने का होगा तो फिर रिजल्ट किसी और पे डिपेंड होगा। आप देखिए, आप खुद करिए, तो शायद बेहतर रिजल्ट। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली आपने वो बात बताई जो बच्चों को शायद वो कन्वे नहीं करते, पर अंदर अंदर सोचेंगे कि बात तो सर सही बोल रहे हैं कि फिर रिजल्ट भी देखा जाएगा, क्योंकि आप भी एमसीक्यू टाल रहे हैं। क्योंकि एमपी एडीपीयू का एग्जाम एक स्ट्रैटेजिक एग्जाम है, ये इस पार्ट पर, फिर इस पार्ट पर, फिर इस पार्ट पर एमसीक्यू, फिर मॉक, उसके बाद खत्म करना पड़े। सर, मतलब आज के सवाल जो थे बच्चों के बहुत मिथ थे, और एक कमेंट जो बहुत बच्चों के आते हैं, या फिर बार बार टीचिंग एक्सपीरियंस में जो कि बार बार जो सवाल आते हैं वो मैंने आपसे पूछा। तो शायद सर एक आखिरी सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा मैं, कि एक फाइनल मैसेज या कोई मोटिवेशन, या मतलब बच्चों को शायद मैं कहता हूँ ना, अंदर से करंट आ जाना चाहिए, या ऐसा लगना चाहिए कि नहीं बात तो सही है, अब तो करना पड़ेगा, लाइक होना ही है, एक ही जीवन है, अगर यही कर लिया तो हो गया भैया।
और अगर ये नहीं किया तो फिर क्या बात। तो मतलब एक फाइनल मैसेज, एक मोटिवेशन जो बच्चा बोले कि नहीं भैया एमपी एडीपी को क्यों टारगेट, या फिर क्यों, क्या बात है, एमपी एडीपी को एग्जाम को आप क्रैक करो और मजा आ जाए। देखिए मोटिवेशन तो डेली लगता है, डेली मिलेगा मोटिवेशन, बट मैं मानता हूँ मोटिवेशन भी कंसिस्टेंट हो। तो पहला मोटिवेशन आप खुद हैं। अगर आपने ठान लिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। लिख लीजिए कहीं पर कि आपने क्यों चूज किया लॉ, क्या करना चाहते हैं आप, और आगे क्या विजन देखते हैं। तो आप पहले तो ये माइंडसेट बना लीजिए कि एनी हाउ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब हमें लेनी है, कुछ भी हो। अगर एडीपी टारगेट करें तो एडीपी के अकॉर्डिंग लग जाइए उसमें। समय जितना ज़्यादा मिलेगा उतना कम है, पर जितना समय अगर उसको यूज़ कर लिया तो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, कंपैरिजन बंद कर लीजिए, कोई कंपेयर मत करिए। मैंने देखा है मतलब मोस्टली कि जैसे आपने 2 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, एक वर्किंग प्रोफेशनल का, एक साल भर से प्रिपेयर कर रहा है और जो अभी स्टार्ट किया। तो जो अभी स्टार्ट किया वो तो कंपेयर करने वाला है, या सब लोग आगे निकल गए, मत करिए। कंपैरिजन खराब नहीं है। कंपैरिजन अगर आपको करना भी है तो आप अपने आप से करिए। आप अपने आप की प्रिपरेशन, आज की प्रिपरेशन कल की प्रिपरेशन कंपेयर करिए, ना कि किसी और की प्रिपरेशन से कंपेयर करिए। तो सबसे बेटर तरीका है कि कंपैरिजन इज गुड, बट आप जो आज जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने पढ़ा तो कल से कंपेयर करिए, कल आपने कितना पढ़ा था और कितना आगे बढ़ पा रहे हैं। टेस्ट जो लगा रहे हैं आप, मॉक टेस्ट, कल कितना स्कोर किया था, आज कितना स्कोर कर, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप का जैसे मंथली रिपोर्ट कार्ड हमें यहाँ बताते हैं, जैसे कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड बनाइए, स्कूलों में जैसा होता था, तो अपना रिपोर्ट कार्ड बना के लिखिए कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। हाँ, अगर इसमें आप अच्छा कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट नहीं कर पा तो नेगेटिव नहीं होना। मैंने कहा नेगेटिव होने का भी टाइम नहीं है अभी आपके पास। आप प्रिपरेशन करिए, प्रोसेस पे लगे रहिए। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट रादर देन रिजल्ट। रिजल्ट तो देखा जाएगा किसी के, मतलब जो भाग्य संयोग की बात है ये सब चीज़ें, पर एफर्ट, मेहनत करने का मौका सबको नहीं मिलता, और आपकी मेहनत आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर लिखा है आपके यू आर डेस्टिन्ड, तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी ले लेंगे। बस देरी इतनी कि आप एक डिसीजन बना लीजिए, आप करना क्या चाहते हैं। अनसर्टेनिटी बहुत है, बट आप अभी इस समय ऐसे अनसर्टेन मत रहिए, आप इन प्रिपरेशन करिए। और कुछ ना कुछ अगर मोटिवेशन के लिए भी होता है, देखिए हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो कई बार हम अच्छा फील करते हैं बहुत, मतलब आज के सारे 32 सब्जेक्ट रिवाइज कर लेंगे, इतना मोटिवेशन मिल जाता है। जय सर जैसे पढ़ाते ही हैं तो मोटिवेट करते ही रहते हैं, मैं भी देखता हूँ आपके वीडियोस वगैरह। बट आप जिस दिन आपको लगे कि आप लो फील कर रहे हैं, तो अपने आप से सवाल पूछिएगा कि आप क्यों आए थे इस फील्ड में, क्यों किया था और आप किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, अपना जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन रहेगा आपके लिए। पॉइंट उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिए, भूल जाइए सबको। जैसे एक हॉर्स को देखा होगा आपने, वैसे हॉर्स की तरह आप रिएक्ट करिए, ना इधर देखना ना इस साइड देखना, अपनी प्रिपरेशन में लगना है, कंपैरिजन करना है, बाकी बातें करना करिएगा 18 अक्टूबर के बाद। एग्जाम दे दीजिए, फिर जो डिस्कशन करना है उसके लिए लाइफ ही लाइफ है, मतलब पूरा समय। तो उससे बेटर है कि अभी आप प्रिपरेशन में लगे रहिए, कंपैरिजन मत करिए, अपने आप को एनालाइज करिए और डेली एफर्ट्स दीजिए, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 4 घंटा, पर डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। ये नहीं कि 15 घंटे बैठ गए 4 दिन पढ़ नहीं रहे हैं। पॉइंट है। तो मेरी यही एडवाइस है कि प्रिपरेशन करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो शायद कुछ बातें जो आज आपने पॉडकास्ट में नोट करी होंगी, या आपको एक विश्वास आया होगा, इस विश्वास को आप कम मत होने देना, क्योंकि सर ने शायद 2 या 3 बातें बहुत ही प्यारी बताई कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, पहली बात ये। दूसरा, वर्किंग प्रोफेशनल जितने भी हैं उनको आपको प्रिपरेशन लगातार करनी चाहिए। जीके जीएस जो आप बाद में पढ़ते हैं आपको पहले पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिस और मॉक्स आपको लगा के ही जाना चाहिए डे 1 से। आप ऐसा नहीं कर सकते, बाद में लेके जाओ। और साथ साथ में सर ने आपको एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन भी दिया कि आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास करना पड़ेगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप वो रखते हैं तो 100% है कि आपको एमपी एडीपीओ की वो कहानी बहुत आसान लगने लग जाएगी, और शायद 18 अक्टूबर को एक बहुत पॉजिटिव नोट के साथ आप बाहर निकलेंगे और बोलेंगे कि मेरा एग्जाम तो निकल गया। क्योंकि एक बच्चे के साथ एग्जाम निकल जाता है, रिजल्ट का वेट नहीं करता, क्योंकि उसको लग जाता है कि यार मेरा एग्जाम तो निकलना तय है। तो शायद सर आज का ये जो पॉडकास्ट था, आई होप बच्चों को बहुत पसंद आया हो, और थैंक यू सो मच आज आप यहाँ पर आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने बहुत बच्चों को
शायद उनके कुछ मिथ या चैलेंजेस थे, वो शायद आपने वहाँ पर उसको हटाने की पूरी कोशिश की गई है। और अगर आपको ऐसा लगता भी है कि नहीं, ये पॉडकास्ट आपको एक मोटिवेशन या बहुत अच्छी बातें बता के गया है, तो आप बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता भी है कुछ और टॉपिक्स के साथ, या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ या 3 years ऑफ प्रैक्टिस, कुछ भी जो आपको लगता है कि सर कुछ सवाल हैं आप लोगों के, तो आप बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सर, अक्षय सर, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। और आप सभी लोगों को मेरा बेस्ट ऑफ लक और जुडिशरी गोल्ड की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र जय, आपके लिए ऐसे ही बना रहूँगा और आपकी कहानी को आसान करता रहूँगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच सर, आप आए और हमारी कहानी को बहुत आसान किया। और हमारे MP ADP बच्चों के लिए और बच्चों के लिए हमेशा आप अवेलेबल रहते हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।